अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लाहौर जलसा और आज तो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने मुंतजमीन और सियासी कायदीन के खिलाफ SOPs की खिलाफ वर्जी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से मुकदमे दर्ज किए, जिनमें तमाम जो नोन रहनुमा हैं उनके नाम भी शामिल हैं। मरियम नवाज भी हैं, एहसन इकबाल भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं और दीगर 125 जो हैं लोग उनको नामजद किया गया है। इसके अलावा आज भी हमने देखा कि हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल का सिलसिला या तो ट्विटर के जरिए या फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जारी रहा, जिसमें वो ये बताते रहे कि ऑपोजिशन जमातों की मनफी सियासत जो है वो दफन हो चुकी है, लाहौर ने उनको सपोर्ट नहीं किया है, ये कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आज एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी साहब ने की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्यों मुस्ताफ़ी हों। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ने मशावरती इजलास के बाद लाहौर एलामिया या लाहौर डिक्लेरेशन आप जिसे कहते हैं वो जारी किया, जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को कि 31 जनवरी तक वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर चले जाएं, वरना 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा और अब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जाएगा, ना राब्तों या डायलॉग की गुंजाइश बाकी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस्तीफे हमारा एटम बॉम्ब है और हमें मालूम है कि उन्हें कब इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको ये भी इल्म होगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मुलाकात हुई कोट लखपत जेल में, जिसमें बताया गया कि उन्होंने उनकी वालदा की ताज़ियत के हवाले से मुलाकात करनी थी, लेकिन जाहिर है कि सियासी उमूर भी ज़ेरे बहस आए। साथ में आपको ये भी बताती चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर ये कहा कि इन लोगों के साथ डायलॉग करना नामुमकिन है क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत को समझते हैं कि वो गैर जमहूरी तरीके से आई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये कहा कि क्यों इमरान खान मुस्ताफ़ी हों, वो एक जमहूरी वज़ीर आज़म हैं, अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। साथ ही उनका एक और बड़ा अहम बयान था इसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी हिज़्ब इख्तिलाफ की ये जमातें जमहूरियत को डीरेल करना चाहती हैं। माजी में भी पाकिस्तान जो है वो कई बार हमने देखा कि जमहूरियत यहाँ पर डीरेल हुई है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि PDM जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, उनमें आपस में कोई इस्तीफ़ों के हवाले से भी कंसेंसस नहीं है, लॉन्ग मार्च कब करना है, कैसे करना है, इस पर भी वो कंफ्यूज्ड हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि डायलॉग के रास्ते कभी बंद नहीं होते, बिलावल अभी बच्चे हैं, असल फैसले तो आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं। बहरहाल ये तो वो सियासी डेवलपमेंट्स हैं जो कि लाहौर जलसे के बाद अब तक हैं। अब बहुत सारे सवाल इकट्ठे हैं जिन पर आज हम बात करेंगे अपने मोहतरम मेहमानों से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट ऑफ PDM लाहौर जलसा था, यानी जिस हिसाब से स्पीचेस दी गई और जो कुछ उन स्पीचेस के ज़रिए कहा गया, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें ये प्रेशर डालना चाहती हैं, वहां किसी किस्म का कोई प्रेशर है भी या नहीं। दूसरी जानिब क्या वाकई जो ऑपोजिशन की सफ़े हैं वो मातम कदा हैं या फिर हुकूमत घबराहट का शिकार है, या फिर दोनों अतराफ में ये हलचल मची हुई है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, IT के वजीर हैं सिंध से, आपका बेहद शुक्रिया। बिलाल अकबर खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि जो मैंने कहा जो मतन है इनकी तमाम तर स्पीचेस का और ख़ुसूसन लाहौर जलसे में भी, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देख लें, जिसमें मरियम नवाज साहिबा हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या फिर मौलाना साहब हों, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है। यानी जो नाम भी लेते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। मुझे ये फरमाइएगा, आपके नज़दीक इस सारे खेल में जो इस वक्त ऑपोजिशन का है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस किस्म की भी है, या एक मुल्क में जब ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही होती है, एस्टैब्लिशमेंट आपके नज़दीक इस वक्त क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है और ये हुक्मरान जमात हो या ऑपोजिशन, इन लोगों को आपस में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसमें ये कानूनी रास्ता इख्तियार करें या एहतजाजी रास्ता इख्तियार करें, ये अपनी इनकी सवाबदीद है। और जो हुकूमत वक्त है, जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत है, वो हुकूमत हक रखती है कि अगर वो किसी आईनी ज़रूरत के तहत
अफवाज पाकिस्तान को कोई टास्क सौंपे तो वो प्रॉपर रिक्विजिशनिंग होगी उसकी कानून के मुताबिक, और अफवाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। टास्क मीन्स लेकिन दैट उससे हट इफ टास्क मीन्स कि अगर वो कहे हुकूमत कि आप आए और मीडिएटर बने या डायलॉग में हिस्सा लें तो वो आईनी टास्क नहीं है। मेरा ख्याल है उसके लिए तो इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना हुकूमत को कहना चाहिए। गो के आगे मियाँ साहब की मर्जी पे, मियाँ साहब के कहने पे राहील शरीफ ने ये काम किया था, और मेरी जब बात हुई तो यही कहते थे कि मैंने सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए ये काम किया, वरना उनकी ये आईनी जिम्मेदारी कतई नहीं है। आईनी जिम्मेदारी अगर कोई वजीर आजम किसी से काम लेना चाहे अफवाज पाकिस्तान में से, तो वो इंटेलिजेंस के वो अदारे हैं जो उसके नीचे काम करते हैं, उनमें से किसी को वो सौंप सकता है ये काम। जैसे ISI है, उनको दिया जा सकता है कि जी आप मुज़ाकरात करें या बात करें, लेकिन वो सारा कुछ जो है वो वजीर आजम की सुपरविजन, उसी की हदायत, उसी की बताई हुई पॉलिसी के मुताबिक होगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा कि इन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि ये नाम लेते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो आपको लगता है वक्त आ गया है और हुकूमत को ये करना चाहिए कि रिक्विजिट करें ताकि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जा सके, बैठकर बात की जा सके? इस बयानिए के साथ कब तक पाकिस्तानी जो हैं वो सुनते रहेंगे ये सारी बातें? मैं जो समझता हूं वो ये है कि बातचीत करने के लिए कोई ग्राउंड्स है नहीं। हम सब कहते हैं बातचीत करें, बातचीत करें। देखें, ये ठीक है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी, ये इनकी गलती थी। ऑपोजिशन अच्छी है, बुरी है, आप उसको कहते हैं चोर है, डाकू, कुछ भी है, जो इलेक्ट होके लोग पार्लियामेंट में आ चुके हैं, वो एक लेजिटिमेट राइट रखते हैं कि वो आपके कानून बनाने या जो भी बहस मुबासा हो उसमें वो एक पार्टी है, एक हिस्सादार हैं, और उसके बगैर वो आपकी पार्लियामेंट चलती नहीं। सही। अब आप उनको अगर धतकाने के कहें कि जनाब आप चोर हैं, तो वो जो भी हैं वो हैं तो सही ना आपके सिस्टम का हिस्सा। सो आपने जो कुछ भी करना है उनको भारसूरत मशावरत में आपने लेके आना है। दूसरी तरफ जो चीज है वो है कि हुकूमत या जो अपोजिशन है, अगर वो ये कहे कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड है, तो अपोजिशन को सबूत लाना होगा कोई ना कोई। वो सबूत है नहीं, जबकि इंटरनेशनली ये इलेक्शन जो है ये पिछले 2 इलेक्शनों की निस्बत बेहतर माने गए हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है, और हमारे अपने पाकिस्तान के फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाले जो फैसल वाले हैं, उनकी रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन जो है ये पिछले 2 इलेक्शंों से बेहतर इलेक्शन। बिल्कुल सही। तो मैं वो फिर मुश्किल हो जाता है। यही बात मैं जरा आगे लेकर जाती हूँ, क्योंकि हुकूमत से तो बिलाल अकबर खान साहब आप लोग बात नहीं करना चाहते, ये तो कैटेगोरिकली बार बार कह चुके हैं कि इस हुकूमत को आप मानते नहीं, बल्कि आप तो ये कहते हैं बात ही जब होगी जब ये हुकूमत चली जाएगी। तो यानी बात तो आप एस्टैब्लिशमेंट से ही करना चाह रहे हैं ना। तो जहां आप जोर डाल रहे हैं नाम लेकर, इल्जाम लगाकर, आपको लगता है वहां कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्डअप भी हो रहा है? क्योंकि जनरल साहब भी जाहिर है इस इदारे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी सोच को समझते हैं, उन्होंने बरमला बता दिया कि ना तो ये बात हो सकती है और बात की क्यों जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल डिफाइन होना चाहिए, सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल डिफाइन हो जी। जब बात होती है कि हम अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, हुकूमत कहती है कि जी हम अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, उसी तरह अपोजिशन इस बात पे आ गई है कि जी हम हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की है कि अपोजिशन को कॉर्नर किया जाए। इन्होंने जिस तरह के इल्जामात लगाए, जिस तरह की बातचीत करते हैं, वो एक मजाका खेज है, उसके अंदर कोई बात करने की अब गुंजाइश बची नहीं है। आप ये देखें कि लाहौर के जलसे से पहले ये किसी किस्म की बातचीत करने को तैयार नहीं थे, लेकिन लाहौर का जलसा होने से पहले ऑफर्स आनी शुरू हो गई तमाम अपोजिशन की जमातों को, PDM को, कि जी आप हमसे बैठ के किसी ना किसी उस पर बात करें ताकि हम इस चीज को बेहतर तौर पे हल कर लेकिन सकें। उसको तो शिबली फराज साहब बिल्कुल रद्द कर चुके हैं, हमने कोई राब्ते नहीं किए, हमने कोई राब्ते नहीं किए, जबकि गुलाम सरवर खान ये कहते हैं कि आए बात करें। ये तो जी यू टर्न की गवर्नमेंट है, ये हर बात पे यू टर्न लेते हैं, अपने मुफाद को देखते हुए बात करते हैं, फिर अगर उनको समझ आती है कि हमारे इसके खिलाफ जाना शुरू हो गए तो ये यू टर्न ले लेते हैं। अच्छा। ये बात काफी अरसा मीडिया पे चलती रही है। सरवर साहब ने ऑन एयर आके कहा, जो इनके वफाकी वजीर हैं, कि जी मुझे टास्क दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट जो है जी, इट इज नॉट जस्ट द आर्मी, इट इज एवरी इंस्टीट्यूट दैट इज देयर इन पाकिस्तान, जिसमें जुडिशरी भी आती है, जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं, इसके अंदर आपकी बाकी जो जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो सारी आती हैं। इस टाइम पे चूंकि ये हुकूमत अपनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बदनाम हो चुकी हुई है,
तो ये किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई बात जारी करके रखते हैं जिसके अंदर इनको ये साबित करने का मौका मिले कि जी पीडीएम जो भी कर रही है वो अपनी जाती मुफाद के लिए कर रही है और उसके अंदर अवाम का मुफाद शामिल नहीं है। अच्छा बिलाल साहब, हालांकि आपने कहा अगर आप देखें तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल डिफाइन होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन आपने मुझे दी कि इसमें ये सब लोग शामिल हैं, तो क्या ये रोल तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्होंने फंक्शन करना है। आप सबको ही ललकार रहे हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी को भी, आप फौज को भी, दीगर इदारों को भी, तो ये समझ से बाहर है। और अगर ये रोल डिफाइन करना है तो आपके नजदीक किसने करना है ये रोल डिफाइन? एक्चुअली जी ललकार किसी को भी नहीं रहे हैं, सिर्फ कहा यह जा रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनकी लिमिटेशंस दी गई हैं उसके अंदर रहकर काम करें, और जब वो सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए राइट्स के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान को चलाने में ये जो दिक्कत पेश आ रही है, दिक्कत पेशानी बंद हो जाएगी। बात यह है जी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई है जिसके अंदर नजर आ रहा है कि टकराव की तरफ जाया जा रहा है, इसको बैठकर हल किया जाए। और वो लोग पीडीएम के साथ भी राब्ते में है, वो लोग हुकूमत के साथ भी राब्ते में होते हैं, इसलिए बार बार बात की जाती है। तो ये उसका मतलब निकाला जाता है कि शायद हम ये चाहते हैं, हमारी पीडीएम की जो अभी एक मुहिम चल रही है वो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आके हमें मनाए। ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये एक्चुअली पीडीएम एक अवाम के लिए मूवमेंट है जिसके अंदर हुकूमत की महंगाई की जो इन्होंने तारीखी पाकिस्तान में महंगाई की है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आटे का बहरान लाए हैं, जो चीनी का बहरान लेकर आए हैं, जो डॉलर का रेट का बहरान लेके आए हैं, जो तेल का बहरान लेके आए हैं, अब ताज़ा तरीन जो सुई गैस का बहरान लेके आए हैं, जो एलएनजी का बहरान लेके आए, इसकी वजह से जो अवाम पिस रही है महंगाई की चक्की के अंदर, उससे उनको निकाला जाए जी। अच्छा, तो ये फिर एक मर्तबा से फिर एक मेरे नज़दीक एक कंफ्यूज बयान इसलिए क्योंकि बरमला तौर पर आप लोग सब ये कहते हैं इस हुकूमत से तो बात ही नहीं कर रही, इस हुकूमत का तो मसला ही नहीं है, इस हुकूमत का तो कोई, एपीसी के अंदर भी यही कहा गया था कि हम तो हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए निकले हैं, स्टैब्लिशमेंट के रोल को सियासत से ख़त्म होना होगा, हम इसलिए निकले हैं। यही बात आप लोग करते आ रहे हैं, आपकी लीडर भी यही बात करती हैं। ये अलग बात है कि नून लीग के अंदर वो धड़ेबंदी की जो बात हो रही है वो आगे चलकर हम बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब, ओपनिंग रिमार्क्स में आपसे लूंगी, बट लेट मी जस्ट टेक अ वेरी क्विक ब्रेक ताकि फिर कता कलामी ना हो, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन राब्ते आप लोगों से कौन कर रहा था जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं, क्या उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही था? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जनरल अमजद शोएब साहब, तैमूर तालपुर साहब, बिलाल अकबर खान साहब हमारे साथ हैं। पीडीएम की जो इस वक्त सियासत आगे चल रही है, डेवलपमेंट्स रोज हो रही हैं, लेकिन ये बात कहाँ चलेगी, कहाँ जाकर रुकेगी, इस पर सबके जाहिर है अपने अपने तज्जिए हैं, और रोज़ाना की जो बदलती सिचुएशन है उससे बड़ी चीज़ें अखज़ की जा सकती हैं। तैमूर तालपुर साहब, कौन राब्ते करने की कोशिश कर रहा है, जिसका कि जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हमारे बीच दरारें भी मत डालें, ये इसका भी जिक्र किया। आज भी उन्होंने ये कहा कि हम डायलॉग नहीं करेंगे जब तक ये हुकूमत है, क्योंकि वो इस हुकूमत को नहीं मानते। किससे डायलॉग? जाहिर है कि आप लोग स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हीं से डायलॉग करना चाहते हैं, उन्हीं से कहना चाहते हैं कि रोल डिफाइन कर लें अपना, तो ये बात समझ से बाहर है। पार्लियामेंट को तो टोटली बिल्कुल ही आपने वो किया हुआ है, जबकि पार्लियामेंट के हवाले से आपने ये कहा था कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन इन एनी डेमोक्रेसी। Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, Nadia, thank you for having me on your show. देखिए जी, you have to see how things started. जब ये हुकूमत आई थी तब ये बात नहीं की थी अपोजिशन ने कि हम इनको चलने नहीं देंगे। अगर आप पहली पार्लियामेंट में स्पीच सुनेंगे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ओपनली कहा था और इनवाइट किया था कि आप सेलेक्टेड हैं, पर हम आपको आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं इस मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। पर जिस तरह का एटीट्यूड हमें मिलता रहा और जिस तरह से जनरल साहब ने बजा फरमाया कि कोई वर्किंग रिलेशन तो ना रखेगी, पर उसके अलावा जिस तरह से तशद्दुद कई पॉलिटिक्स इन लोगों ने शुरू कर दी, नैब गर्दी इन लोगों ने शुरू कर दी, पुलिस गर्दी इन लोगों ने शुरू कर दी, तो वो भी हम बर्दाश्त कर रहे थे कि ठीक है 5 साल गुजर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई जिस तरह से महंगाई इन लोगों ने बढ़ाई, जिस तरह से इन लोगों की पॉलिसीज आई, जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन लोगों ने क्रश करके खत्म कर दिया, जिस तरह से इनकी करप्शन 117 नंबर से 120 नंबर पे आ गई एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, जिस तरह से इनके माफियाज ऑपरेट करने लगे, चाहे फ्लावर माफिया हो, चाहे शुगर माफिया हो। के खिलाफ निकले तैमूर तालपुर साहब आप लोग? बिल्कुल, हम हुकूमत के खिलाफ निकले और इतनी इस ताकत से निकले कि जितनी भी जमातें, सियासी जमातें इस मुल्क में थी, नई पुरानी, वो सब इकट्ठा एक पेज में है
अच्छा, तो फिर जब ये कहा जाता है पहले ये हुकूमत जाए फिर हम बातचीत करेंगे, वो किससे बातचीत का आप लोग कहते हैं? हम बातचीत करने को तैयार हैं, पर हमारा जो पहला मकसद है किससे? एंड फ्री इलेक्शंस। किससे किससे बातचीत? इलेक्शंस जो हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा के दे सकता है। कौन दे सकता है? ये तो काम इलेक्शन कमीशन का है ना, जिसको चूज जो है वो ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस मिलकर के करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर तैनात करते हैं। पर ये तो आप देखें ना नादिया कि जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं तब भी तो इलेक्शन कमीशन था, कहाँ गुम था, कहाँ सोया हुआ था? क्यों इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायतों पे कोई एक्शन नहीं ले रहा था? क्यों इस तरह जनरल साहब, आपको ये बात समझ में आती है कि लीडरान तो बकायदा जर्नैलों के नाम लेते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर जब हम टेलीविजन पर डिस्कशन करते हैं तो बात आ जाती है मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। ना तो सिलेक्टेड कहा जाता है ना सिलेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये बात वाज़ेह है कि ये सारी मूवमेंट जो है उसका दारोमदार सिलेक्टर्स था, सिलेक्टेड नहीं था। आपको इल्म होगा, कई बार ये लोग कहते आए हैं। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है जिसकी वजह से दे आर टोन डाउन, या ये समझ रहे हैं कि बात जहां इन्होंने प्रेशर डालना था वहां प्रेशर नहीं डाला? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं और मुझे पता नहीं, बिलाल अकबर अगर लाहौर के रहने वाले हैं तो मैं अपने क्रेडेंशियल के तौर पे बताना चाहता हूं ताकि मैं अब तबसरा कर सकूं। मैं लाहौर में निस्बत रोड का रहने वाला हूं। लाहौर निस्बत रोड ग्वालमंडी साथ है, जो इन लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और जो रेलवे रोड वगैरह पे इनके घर थे, मियां साहब की फैमिली के। मैं बहुत अरसे से, ये छोटे थे बच्चे जब से मैं इन लोगों को, फैमिली को जानता हूँ, और हमारा खानदान जो है वो हमेशा से इनका वोटर रहा, लेकिन फिर इनकी करतूतों की वजह से छोड़ दिया। चीज ये है समझने की कि इनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कभी ये लोग अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हम क्या बला है। ना ये पीटीआई के लोग देखते हैं, ना पीएमएलएन देखती है, ना पीपल्स पार्टी देखती है। नतीजा ये कि अपनी खामियां दूर नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं टकराव होता है। मियां साहब की पर्सनैलिटी का मसला है, मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूं, वो निभा कर नहीं सकते किसी के साथ। ये चौथी पांचवी दफा है कि वो टकराव करके, यानी वो गुलाम इसाक खान हो, कोई और आर्मी चीफ, 2-2 साल रिसर्च करके एक आर्मी चीफ को चुन के लेके आते हैं, फिर इनका उसके साथ तो मसला बन जाता है। कुछ समझ नहीं लगती कि क्यों, क्या हो गया उनको। और एक ऐसा प्रॉब्लम, यानी मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि जनरल जहांगीर करामत को जिन्होंने फारिग किया, वो इंतहाई के भले की बात और कौम के भले की बात कि आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने थे, समझ नहीं लग रही थी कि फैसला कहां किया जाए क्योंकि कोई फोरम नहीं था। और इतना अहम कौमी फैसला और आपके पास जनाब का फोरम ना हो कि आप जहां स्ट्रेटेजिक मामला को डिस्कस कर सकें। तो उन्होंने कहा जनाब एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना। इन्होंने कहा जी आप तो हमारे ऊपर आप आके तो ये पाबंदी आयद करने लगे, हमारे इख्तियारात, हम तो सिविल सुप्रीमेसी। भाई सिविल सुप्रीमेसी है, फैसला तो आप ही नहीं करना है क्योंकि आप चेयरमैन होंगे, आप कोई कमेटी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होगा, फैसला उसने करना है, लेकिन मुशावरत सबकी होनी चाहिए क्योंकि कौमी काम है, किसी एक का तो मुल्क नहीं है। सो ये दुरुस्तगी नहीं करेंगे, नतीजा ये कि ये दुख इस मुल्क से जाएगा ही नहीं कभी, जब तक लोग अपनी। अब इमरान खान का मैंने आपको पहले बताया कि इस ऑपोजिशन को एक बदजन करने तक इस हाल तक इसने पहुंचाया कि इसने हाथ तक नहीं मिलाया लोगों। मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ ने यह तजवीज दी कि हम मिसाक मईशत कर लेते हैं जी, ये अच्छी तजवीज थी कि ये लोग अगर उसके ऊपर फौरन जुड़ जाते, क्योंकि मईशत किसी एक पार्टी से ठीक नहीं होगी। सही बात है, ये महंगाई किसी एक से खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी आप देख लीजिए कि जो 75% शुगर प्रोडक्शन है, 70 से 80% शुगर प्रोडक्शन है, वो या नून लीग के लीडरों के पास है या पीपल्स पार्टी के लीडरों के पास है। चीनी सस्ती करनी है, ये लाके सस्ती कर दें, बेचे मार्केट। तो जनरल साहब, वे फॉरवर्ड अभी क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए ये तो तहरीक के लिए निकल गए, फेज 1 इन्होंने ओवर कर दिया। वे फॉरवर्ड ये है कि ये बातचीत इलेक्शन से हटके करें। अगर ये कहेंगे ना कि इलेक्शन, तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, जलसे करें, जुलूस करें, हुकूमतें इससे नहीं जाती। इमरान खान भी 126 दिन बैठा रहा था, हुकूमत तो नहीं गई, नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, लेकिन मुल्क के अंदर एक कब्तरी रहेगी। अगर इनको कुछ एहसास, आप देखिए इनकी कंट्रीब्यूशंस देखिए सबकी, मौलाना फजल रहमान ले लें, महमूद अचकज़ई ले लें, कोई और पकड़ लें, अनस नूरानी ले लें, ये वो, इन लोगों ने मुल्क का मुंह काला किया।
मौलाना ने 10 साल कश्मीर कमेटी को संभाले रखा है, लेकिन एक धेले का काम नहीं किया। मैंने ट्विटर पे पिछले 3 दिन से डाला हुआ है कि कोई शख्स मुझे पाकिस्तान की 40 साल 50 साल की तारीख का बता दे कि उसने कभी मौलाना के नाम मुंह से सुना था पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, लेकिन इन लोगों का तो ये तो जनरल साहब गिला इनका यही है कि फॉरेन पॉलिसी तो चलाती नहीं है सिविलियन हुकूमत। मेरी बात सुनिए, ये सिविलियन ही थी, ये सब सिविलियन चलाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप ख्वाजा आसफ का बयान सुन लीजिए, उसने ये मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा, उसने कहा जी मैं रहा हूं डिफेंस मिनिस्टर, मैं रहा हूं फॉरेन मिनिस्टर, मुझे तो कभी किसी ने आके GSQ या किसी ने ये कहा कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। उसने कहा जी हमें कभी अप्रोच ही नहीं किया उन लोगों ने। ये बहाने हैं, ये लोगों की आंखों में मट्टी डालने वाली बात। आप अपनी मेहरबानी करके सारे अपना अपना एहतसाब करें, अपनी चीजें दुरुस्त करें, उस पर PTI जो गवर्नमेंट में बैठे उनको सबसे पहले, और ये चीज तब जाके ठीक होगी जब आप अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगे। ये मियां साहब के पीछे लगे हुए, मियां साहब वो हजरत हैं जिन्होंने जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में दिए। अब किसी और मुल्क में मियां साहब होते तो इनको बाहर ना निकलने देता, कोई शक्ल ना देखता है। अच्छा, लेकिन ये बिलाल अकबर साहब हमारी पार्टी लगी हुई है पीछे। भाई ये आप लोग अपना एहतसाब करो ना। अच्छा, आपको नहीं नजर आता कि क्या करते हैं लोग? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। जनरल साहब, जब आपने जो बात कही है अपना खुद एहतसाबी, आपने ये भी कहा कि इस चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत जो है वो करनी चाहिए, और इसी से ये मसला हल होगा, वरना लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। अब ज़रा बिलाल अकबर खान साहब से और तैमूर तालपुर साहब से मैं पूछ लेते हैं कि इस्तीफे एटम बॉम्ब क्यों कैसे साबित होंगे, और लॉन्ग मार्च एटम बॉम्ब भी कैसे साबित हो सकता है, क्योंकि धरनों से हुकूमतें नहीं गिरा करती। ये जो पूरा एक फेज़ 1 से फेज़ 2 का जो आपने एक अल्टीमेटम दिया है, उससे बेल मुंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रही। क्या स्ट्रैटेजी है, किससे बात होगी, किस तरह से चीज़ें ठीक होंगी? आया सिर्फ इलेक्शन तक की बात करनी है, या वो जो 25 नुकाती एलामिया है या 20 नुकाती, उस पर अमल दरामद के लिए कहीं तो किसी से बैठकर बात करनी होगी। ऐसे तो मामलात कभी हल नहीं होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बिलाल अकबर साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। जनरल साहब को आपने अच्छी तरीके से सुन लिया। अब ये बताइएगा ना कि आप अल्टीमेटम्स देते रहे, जाहिर है कोई भी मुस्ताफी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब के लिए कहते रहते थे इमरान खान, नवाज शरीफ इस्तीफा दो, कहीं इस्तीफा नहीं आया। इस तरह से जाहिर है इमरान खान साहब भी बिल्कुल मुस्ताफी नहीं होंगे। अब लॉन्ग मार्च से क्या आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस मुल्क में धरने बहुत हुए हैं। ताहिरुल कादरी साहब ने भी दिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, ये भी सब जानते हैं। फिर PTI ने भी दिए धरने। आप लोग क्या ले लेंगे इन धरनों से, इन लॉन्ग मार्च से? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि जो इस्तीफों की बात हो रही है वो तो पार्टी लीडरशिप का फैसला है जी। उन्होंने हमसे कहा था कि जब हमें इस्तीफे आपके चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इस्तीफे जमा करा दिए हैं, और जिन्होंने नहीं कराया वो अपने जमा करा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पार्टी लीडरशिप को। जहां तक आपने बात की कि धरनों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है जी। आपकी बात एक किसी हद तक ठीक हो सकती है कि अगर धरना देने से या जलसे करने से हुकूमतें जाने लगती, तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए उसके खिलाफ आप आ जाएं मैदान के अंदर, और आप लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें और हुकूमत से कहें कि इस्तीफा दे दें। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि दिस इज़ अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट जी। इसके अंदर इनके पीछे अवाम की फोर्स मौजूद नहीं है। अभी जो PDM की जमातें हैं जो कि अपने कारकुनों के साथ और आम अवाम के साथ निकल के इनका धरना देने के लिए आना चाह रही हैं, उसके धरने में और इमरान खान साहब के धरने में बहुत ज्यादा फर्क होगा। और ये आप इंशाल्लाह टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि किस कसीर तादाद में वहां पे लोग मौजूद होंगे। इनके पीछे अवाम नहीं है, आप ये कहते हैं इट्स अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट, आपने ये कहा, तो आपके लॉन्ग मार्च और धरने से फिर इनके सिलेक्टर्स को आप कहते हैं कि असर पड़ेगा, उन पर प्रेशर पड़ेगा? जी बिल्कुल, उन पर भी प्रेशर पड़ेगा और हुकूमत पर भी प्रेशर पड़ेगा। देखें, बात आगे जा चुकी हुई है कि हम ये बात करें कि जिस सिलेक्टर्स के खिलाफ हम बात नहीं करना चाहते और खाली सिलेक्टेड के खिलाफ बात करना चाहते हैं, वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा क्लैरिटी से बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ पे सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए जी, जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। थोड़ी देर पहले जनरल साहब ने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन कहती है कि जी यहाँ पे सबसे ज्यादा शफाफ इलेक्शन जो हुआ है ये वाला हुआ है 2018 वाला। वही यूरोपियन यूनियन कहती थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पे आ गई है, 2035 में इंशाल्लाह विल बी इन द टॉप 18 नेशंस। तो उसको कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था, और काफी सारे लोग उस पर कहते थे कि शायद ये जो फिगर्स हैं इनको प्लेड अप हैं।
तो यहाँ के जो जमीनी हकायक है उससे शायद यूरोपियन यूनियन वाकिफ नहीं है, उनको पता नहीं कि इलेक्शंस में रिगिंग होती कैसे है, यहाँ पे अब आपने कहा कैसे डबल प्रेशर, स्टैंपिंग करके लोगों को हराया जाता है। प्रेशर आपने कहा सिलेक्टर्स पे पड़ेगा, सिलेक्टेड को आपने निकालना है, ये आपका मौकफ है। अब ये बताइएगा कि नून लीग के हवाले से जो खबरें कल भी अंदरूनी कहानी आई, जो आज भी आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं। ये आप ही के एक रहनुमा का बयान है आज के एक रिपोर्टर को, एक प्राइवेट चैनल के साथ में। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि धड़ेबंदी है, शहबाज शरीफ साहब अलग चल रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा अलग चल रही हैं, और यही वजह है कि लाहौर के जलसे में ये देखने को मिला। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। जो बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पार्टी में, जो कुछ गिनती के लोग होंगे जो कि डबल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। और जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दरार डालने की बात है जी, या दरार होने की बात है, ये तो डे वन से यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम ग्रुप बन जाना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ग्रुप बन जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही रहेगी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी रहेगी। और आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इकट्ठे इस पार्टी को लीड करेंगे। जहां तक आप बात करें जी शाह महमूद कुरैशी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब जी इस टाइम पे अपना हुकूमती मौकफ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज से पहले फरदौस आशिक अवान साहबा भी दे चुकी हैं, जो कि शिबली फराज साहब भी दे चुके हैं, जो उनसे पहले जो तर्जमान थे वो भी दे चुके हैं। और वो बात एक ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द टूटने वाली है, और जब ये टूटेगी तो उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने करना क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल टूटने नहीं जा रही। अगर चंद अफराद इसको छोड़ के जाना चाहते हैं तो उन चंद अफराद के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खैर वाजे हो जाएगा ना 31 दिसंबर तक, जब आपके कायदीन के पास जो है वो इस्तीफे जमा होंगे, वाजे हो जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। ये जो दरारें डालने की आपने तो बात कोई शक की बात नहीं है जी। जी, आपने जो दरारें डालने की बात की, यही शिकवा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किया। तो तैमूर तालपुर साहब, क्या हुकूमत ये रखने डाल रही है, ये दरारें डाल रही, कौन डाल रहा है दरारें, और आपके यहाँ भी क्या यही सिचुएशन है? आप जरा सा थोड़ा सा पीछे चली जाएंगी इन द पास्ट, तो आप देखेंगे जो कराची में बेहुदा हरकत इस हुकूमत ने की थी मरियम नवाज साहिबा के साथ, जिस तरह से उन्हें बिहेव किया था, जो तरीकेकार करके आईजी को किडनैप करके अंडर प्रेशर करके और पुलिस भेजी गई थी, किसी औरत की चार दीवारी को जो है पामाल किया गया था, वहां से लेकर लोगों ने बातें शुरू की। हर बात पर यही कहते रहे कि भाई पीपल्स पार्टी नून लीग 10 दिन साथ नहीं गुजार सकेगी, 10 दिन के बाद इनके आपस में इख्तलाफात हो जाएंगे। ये सारी जो हरकतें करते आ रहे हैं, जो चीजें ये जिस तरह से कर रहे हैं, तो आपके सामने है ना देव, ये सिर्फ बातें हैं और बातें और सिर्फ बातें कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है तो उन्होंने ये PhD जो सीखी है झूठ बोलने में, और इनके सब PTI वालों ने, उनका यही काम रहा है। कहीं भी आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी जिसपे खान साहब खुद या उनके पार्टी के मिनिस्टर्स खड़े हो गए हो। कोई एक चीज मुझे ढूंढ के बता दे जो उन्होंने की हो और वो प्रूव करके दिखाई कि वी डिड व्हाट वी सेड। जितनी भी बातें इन्होंने की थी उस सबका उलट करके दिखा दिया है। अच्छा, तो तैमूर तालपुर साहब, एक और देयर इज वन मोर थिंग दैट मेक्स एवरीबॉडी एनालाइज इट इन दिस मैनर कि पीपल्स पार्टी एक कदम अगर आगे जाती है तो दो पीछे भी चली जाती है। जब इस्तीफों की बात बरमला तौर से पूछें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि CEC के अंदर फैसला होगा, फिर इस्तीफों का कहते हैं कि बिल्कुल हम सब इस्तीफे देंगे। ये आपके CEC अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों ने इस्तीफे जमा कराने शुरू भी कर दिए हैं? I would like to apprise you कि हमारे जितने भी MPs, MNAs, सेनेटर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। और एट द मोमेंट एक भी ऐसा MPA या MNA नहीं है जिसने अपने इस्तीफे जमा ना कराए हो, चेयरमैन बिलावल को। और जहां तक बात रही CEC की, तो ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का स्टाइल होता था जो इन्होंने अपनाया। जो भी फैसले करते हैं वो CEC में लाते हैं, कंसल्ट करते हैं अपने सीनियर मेंबर्स के साथ। पर आज तक CEC ने कभी बिलावल साहब की किसी बात को या शहीद मोहतरमा की बात को अपोज नहीं किया। इट इज जस्ट व्हेन दे कम एंड दे टेक एडवाइस। और बात बहुत क्लियरली चेयरमैन साहब ने की है कि वो इस्तीफे देंगे, पर दे विल कंसल्ट देयर CEC। अच्छा, अब मैं जरा जनरल साहब, आप जरा इसका तज्जिया कीजिएगा, बताइएगा कि देखिए हुकूमत कहती है उन्हें किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है, इमरान खान साहब भी बार बार ये कहते हैं, लेकिन क्या आपको घबराहट नजर आती है? क्योंकि पूरे दिन में इस हुकूमत के पास बहुत काम है करने को, rather than just having the तर्जुमान all over the place कि यार ट्विटर के ऊपर इसकी बात हो रही है या बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए चले जा रहे हैं। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी हुकूमत की उन्हीं के लिए बैकफायर हो रही है? हाँ, ये एक्सेसिव रिएक्शंस हैं, और ये वैसे तो ये इनका मसला यही है कि ये शुरू दिन से ही, ये हुकूमत जब से आई है पहले दिन से ही
ये बेशुमार लोग इनके जो है वो निकल के कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं। वो डिसिप्लिन नहीं है कि जहां एक स्पोक्स पर्सन होता है पार्टी का और वही बात करता है और फिर बाज़ औक़ात इनकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शंस निकल आती हैं इसी वजह से कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बल्कि पीछे निकली हैं 2-3 ऐसी बातें हुई हैं जो कि बाद में इनके लिए ही परेशानी का बायस बनी या शर्मिंदगी का बायस बनी। मैं यहाँ लिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक इशू है इनका कि ये ओवर रिएक्ट करते हैं और उसके साथ साथ ये कि बेशुमार लोग हैं बोलने वाले, वो कोई तरीका नहीं है। ये हुकूमत घबराहट का शिकार आपके ख्याल से है? किसी किस्म की कोई परेशानी है या वो इसलिए सुकून में है क्योंकि वो बार बार कहती है कि हम सेम पेज पर हैं? मैं एक अर्ज करूं, नहीं ये वजह नहीं है, मैं आपको बताता हूं घबराहट क्यों नहीं। देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये कि ये इस्तीफे जा रहे हैं पार्टी लीडर्स के पास, वो आगे देते हैं नहीं देते, कब देते हैं उस पर इत्तफाक राय इन लोगों का होता है या नहीं, एक चीज। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे तो याद सादिक साहब ने वो अपने पास रख छोड़े थे। हालांकि ये वो रख नहीं सकते थे, उनको गालिबन 25 दिन के अंदर अंदर ये तय करना था कि लोग आके अपना बताएं। अगर 25 दिन का टाइम गुजर जाता है और लोग नहीं आते अपने, यानी इंडिविजुअली आके लोगों ने अपना इस्तीफा ओन करना होता है। बिल्कुल सही। तो वो आके अगर नहीं आते तो आप ये नहीं करेंगे कि 2 साल के लिए इस्तीफे रख छोड़ें, लेकिन उन्होंने रख छोड़े। वो होना ये चाहिए था कि 25 या 30 दिन जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है आइन में, उसके बाद वो इस्तीफा मंजूर हो जाता। सही। उन्होंने नहीं किया। अब हुकूमत इनके साथ यही करेगी, वो रख के बैठ जाएंगे और पड़े रहेंगे। आप जाके अदालतों में चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, ये लटका रहेगा काम इसी तरह। फिर वो तो कहते हैं ना हम इलेक्शन करा देंगे, लेकिन इलेक्शन ना भी कराएं तो वो काफी वक्त इनका यूं ही गुजार देंगे। ओके, ये लटके रहेंगे इस तरह। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी जो है ये वर्केबल नहीं है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे इतनी इस तरह होता कि बहुत सारे लोग जो है वो यानी मेजॉरिटी हुकूमत खो जाती बिल्कुल मुकम्मल तौर पे और कोरम पूरा हो ही ना सकता कभी भी, तो फिर तो ये इफेक्टिव हो जाता काम। वो भी जब हुकूमत जब ये स्पीकर जो है वो इस्तीफा मंजूर कर देता। अच्छा, मुझे तो बस क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए फिर ये देखिए, क्योंकि जाहिर है एक तहरीक चल रही है, ऑपोजिशन आगे क्या करेगी, हुकूमत उसको डील करने के लिए अपने कार्ड्स तो दिखा चुकी है कि अगर वाकईतन इन्होंने इस्तीफे दे दिए तो वो कहते हैं हम ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। डू यू थिंक कि ये हुकूमत कैन देन स्टैंड जब हाफ आपकी असेंबलियां ही खत्म हो जाएं या लोग ही चले जाएं, और क्या ये सही तरीका होगा? नहीं, वो दुरुस्त नहीं होगा। देखें, ज़िमनी इंतखाबात कानूनी तौर पे तो कराए जा सकते हैं, लेकिन उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। अगर आज ये इंतखाब ऑपोजिशन चैलेंज कर रही है कि ये दुरुस्त नहीं थे, तो जो आप ज़िमनी इंतखाब कराएंगे वो क्या, उसमें अगर ये लोग अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो वो भी, उसकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक। सो ये तो मैं समझता हूँ एक नॉन स्टार्टर्स है, इसका फायदा नहीं होगा। अगर किसी को मुल्क अजीज है तो उसको कौमी इश्यूज को लेके तो बात कर लेनी चाहिए, महंगाई पे भी बात हो सकती है। लेकिन अगर आपका पहला पॉइंट ये है कि हुकूमत अपने बोरिया बिस्तर उठा के चली जाए तो ये ना होने लगा है, ना होगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ये ना होने लगा है, ना ऐसा होगा, और जाहिर है हुकूमतें ना इस तरह से इस्तीफे देती हैं ना जाती हैं, लेकिन ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च फिर हम करेंगे और हुकूमत चली जाएगी, और बहुत सारे तो ऑपोजिशन के लीडर कई मरतबा ये कहते हैं कि वो वक्त ही नहीं आएगा लॉन्ग मार्च का, उससे पहले ही चली जाएगी। देखना है कि आगे आगे क्या होता है। बहरहाल मुंतज़मीन के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हो गया तो अब पंजाब हुकूमत को इस पर एक्शन भी लेना होगा। क्या इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी या फिर कहीं ना कहीं बैठकर इस पर बात होगी जैसे कि होनी चाहिए है? और जनरल साहब भी ये समझते हैं, और हुकूमत हैज़ टू बी मोर रिसेप्टिव, कम फॉरवर्ड एंड मेक द ऑपोजिशन सिट अक्रॉस द टेबल टू टॉक। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह हाफ़िज़।